हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारा फाउंडेशन ये बैच चल रहा है पूरा एक तरह से, और इसी में हम पॉलिटी भी डिस्कशन कर रहे थे। उसी का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है और साथ में हम दो सब्जेक्टों को लेकर चल रहे हैं आपके साथ। और दूसरा सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपके लिए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमारा जो डिस्कशन का तरीका इस बार ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी लेके हुए चल रहे हैं, ताकि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन अच्छी सी हो। और साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ये चीज़ आप क्या करेंगे, फैक्ट कॉन्सेप्ट आपकी चीज़ों को, ये थिंकिंग को बढ़ाएंगे, आपकी सोच को बढ़ाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, थिंकिंग बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। तो उसी बेस के आधार पर हम ये चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री के अंतर्गत डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके अलावा वो डिस्कशन किया। उससे पहले हमने पूरा सिलेबस डिस्कशन किया कि क्या क्या हम चीज़ें करेंगे किस चीज़ के साथ। इतना ही नहीं, जैसे हमारी कुछ यूनिट्स खत्म हो जाएंगी उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे, ताकि साथ के साथ चीज़ें यूज करना भी आपको पता हो जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पढ़ते तो हैं सभी, पढ़ना तो हर कोई हर कोई कर लेता है, स्टडी तो कोई भी कर लेता है। सबसे बड़ी बात है उस जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका यूज कैसे करें, यूज कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको यूज करना आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में अभी तक हमने जो देखा, तो मुगल साम्राज्य का अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया, अगर देखें तो एक तो मुगल साम्राज्य का विघटन यानी कि हम बात करें तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। तो एक तो ये देखा। दूसरा, अगर हमने टॉपिक देखा कि क्या रिजल्ट्स रहे थे इसके, तो यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम, उसको भी देखा हमने कि क्या क्या पतन के परिणाम थे। इसको अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप पॉलिटिकल वे में और सोशल वे में और इसके अलावा इकोनॉमिक वे में भी बता सकते हैं कि पॉलिटिकल क्या चेंजेज हुए, इसके बाद इकोनॉमिक, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चेंजेज हुए, उनके आधार पर आप बता सकते हो। तो ठीक है, यानी कोई चेंजेस जो नए इनके जो उत्तराधिकारी राज्य है या इनके जो विद्रोही राज्य, उन्होंने इनको जो प्रशासन में चेंज किया, जो इनके राजनीतिक रूप से जो इनके डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, वो इनके परिणाम थे। ठीक है ना। तो आप एक तो ध्यान रखना, कोशिश करना कि जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर दो तो थोड़े मुद्दे वाइज दो, चाहे आप ऑप्शनल का दे रहे हो या आप जीएस का दे रहे हो। कोशिश करो कि मुद्दे वाइज दो, या अगर आप मुद्दे नहीं दे सकते तो उसको मुद्दों को पैराग्राफ बाई ब्रेक कर दो। ठीक है ना, ताकि वो समझ में आए अच्छे से। तो वो हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एक टॉपिक देखा, फिर पतन के परिणाम देखे। पतन के परिणाम के बाद हमने जो उत्तराधिकार राज्य उनके बारे में देखा, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। इनके बारे में संक्षिप्त पढ़ा भी, हालांकि अब बंगाल के बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे। इसी संदर्भ में उत्तराधिकार राज्यों के अलावा विद्रोही राज्य भी थी, और उन विद्रोही राज्य में सबसे बड़ा विद्रोही राज्य था मराठा। तो मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे, जो हिंदूशाही साम्राज्य था। इसकी स्थापना शिवाजी भोसले के टाइम पर शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने इसका लीडरशिप संभाली, और शिवाजी ने उस समय जो ये एक छोटी सी रियासत के मुखिया थे इसके पिताजी, तो उसी के बाद इसने जो पहले दक्षिण में सल्तनत काल के अधीन, दक्षिण में जो आदिलशाही शासन था उसके अधीन थे ये। बाद में ये स्वायत्त हो गए, लेकिन बाद में जब मुगल शासन स्थापित हुआ तो उस समय जो शिवाजी के टाइम पर यहाँ पर शासन औरंगजेब का शासन था यहाँ पर। तो जो मराठा साम्राज्य को हम देखते हैं, तो मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में बढ़ा था, और औरंगजेब के टाइम पर ये चीज़ें चल रही थी। औरंगजेब के टाइम पर शिवाजी की डेथ भी लगभग 16 से 1680 में हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये काफ़ी साम्राज्य के काफ़ी क्षेत्र तक विस्तार कर चुके थे। बाद में ये शिवाजी से ये पेशवाओं के अधीन आ गया था साम्राज्य। पहले शिवाजी के अधीन थे, और जो शासक हुआ करता था इनका, उसके बाद ये पेशवाओं के अधीन आ गए थे। लेकिन औरंगजेब ने जब दक्कन अभियान चलवाया था, और औरंगजेब के दक्षिण अभियान में आपको पता है विशाल औरंगजेब, आपको इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में इस शिवाजी किसी तरह बच के भागे, वहाँ से बच के निकल के आए। बोलते हैं कि टोकरी में बंद होकर के शिवाजी जैसे तैसे करके वहाँ से निकले थे, बहुत चालाकी के साथ। तो औरंगजेब के टाइम पर आपको पता मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली भी था।
तो शिवाजी जैसा छोटा, मतलब शिवाजी जो मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था, तो ये उनके क्या अधीन हो गए, उनकी कुछ शर्त, उनकी पुरंदर की संधि हुई इनमें, ठीक है ना, पुरंदर संधि हुई थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे किला जो शिवाजी के हैं वो औरंगजेब को दे दिए गए थे, और औरंगजेब की कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरह से अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु फिर भी शिवाजी के बाद भी उसकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी द्वितीय ने संघर्ष को आगे बढ़ाया मराठाओं से। देखो, इन्होंने जो मुगलों से जो स्वतंत्रता अधीनता स्वीकार करी वो मजबूरी में थी, ये इनकी कोई इच्छा नहीं थी, तो मुगलों के हमेशा विरोधी रहे, तो मुगलों के विरोधी रहे। लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई, यहाँ पर आंतरिक कलह ज़्यादा हो गई। आंतरिक कलह किसको लेकर के हुई? उत्तराधिकारी के चयन को लेकर के। तो उत्तराधिकारी के चयन को लेकर जब आंतरिक कलह हुई, उसके बाद आंतरिक कलह को समझाने के लिए इन्होंने आपस में एक संधि करी जिसको बोलता है वारणा संधि। तो एक वारणा संधि हुई थी, अगर आप कहीं सुने इसके बारे में तो ध्यान रखना। वारणा संधि मराठा साम्राज्य से संबंधित है। 1730 ये संधि, इसमें डेट 1731 सही है, 1731 में हुई थी। और इसमें जो इनके आंतरिक कलह के कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे उनमें सेटलमेंट हो गया था कि भाई तुझे ये पद संभालना है, तू बाद में संभाल लेना, ठीक है। इसके बाद मराठा में क्या हुआ था कि शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी हो गए कमजोर, तो इनके पेशवा आपको पता है कि इनका एक प्रधानमंत्री पद हुआ करता था, तो पेशवा के पास समस्त शक्ति चली गई। किसके पास? पेशवा के पास। और पेशवाओं में फिर अच्छे लोग आ गए, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो एक तो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा ने बहुत प्रगति करी, बहुत साम्राज्य विस्तार किया, और इसी के बाद इसलिए इसके पद को फिर क्या बना दिया? पेशवा का पद पहले वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद, इतना ही नहीं, बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठाओं का दिल्ली तक भी कंट्रोल हो चुका था एक टाइम पर। तो दिल्ली का जो शासन था इस टाइम पर मोहम्मद शाह का, उस पर भी इनका थोड़ा प्रभाव पहुंच चुका था। तो पहले ये क्या है कि पहले योग्यता के आधार पर इस पद को डिसाइड किया जाता था, पेशवा के पद को, लेकिन बाद में इसको वंशानुगत कर दिया। कैसा कर दिया? वंशानुगत। और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव जब पेशवा बने, तो बाजीराव भी आपको पता है, बाजीराव मस्तानी जो मूवी देखी हुई थी वो यही बाजीराव थे। ये 1720 से लेकर के 1740 तक इसके नेतृत्व में मराठाओं ने दिल्ली पर अटैक किया था, और दिल्ली पर मुगल सल्तनत को इसने स्थापित किया। इतना ही नहीं, मुगलों में जो जितने भी उत्तराधिकार को लेकर के डिस्प्यूट खड़े हुए थे उनमें भी शामिल हुए थे। तो ये मराठा ने जो पेशवा थे, ये बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, और इसके अलावा बालाजी बाजीराव, ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव है, ये 1740 से लेकर के 1761 तक थे। यहाँ तक तो क्या है कि मराठा अच्छी स्थिति में थे, पेशवाओं का अधीन थे, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय हुई। और मराठों की इस पराजय से एक बात तो सिद्ध हो चुकी थी कि मराठे मुगलों का विकल्प नहीं दे सकते, अर्थात मराठों का शासन दिल्ली में स्थापित नहीं हो सकता। तो अब एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी चाहे जीएस पूछो चाहे ऑप्शनल पूछो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि एक विशाल मराठा साम्राज्य मुगलों का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाया, क्या कारण थे ऐसे? तो इन कारणों को लेकर के ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इन घटनाओं को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी रहती है कि ऐसा क्या कारण थे, है ना, कि मराठों का मतलब मराठे मुगलों का स्थान नहीं दे पाए, यानी कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प देने में क्यों असफल रहा। ये सवाल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि दो सवाल पूछ सकते हैं इसमें से, एक थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ। पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ ये लड़े थे अहमद शाह अब्दाली से, ठीक है ना। सदाशिवराव भाऊ ये पेशवा की तरफ से लड़े थे। बालाजी विश्वनाथ उस समय, बालाजी बाजीराव पेशवा थे लेकिन ये वृद्ध थे, तो नहीं पहुँचे। इसके बाद सदाशिवराव इन्होंने, आपने पानीपत मूवी देखी होगी, सदाशिवराव लड़े थे इसमें, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की सेना बहुत भयानक थी, बड़ी थी, और दूसरी बात मराठा की कुछ रणनीति अभी ढंग की नहीं थी, इसकी वजह से मराठा इस युद्ध को हार गए थे। अब आपसे सवाल पूछा जाता है जो अब हम उसको डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसको देखो। सवाल का ट्रेंड यहीं से आता है। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे? दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। यहाँ से मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या रहेगा क्वेश्चन? पहला क्या हो सकता है वो देखो कि देखो, पहला ये है, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स में कि मराठा साम्राज्य, क्योंकि आपको पता है एक शक्ति जाती है दूसरी शक्ति आती है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय इतिहास को देखें तो जैसे पहले मगध में नंद वंश था, मगध के बाद मौर्य वंश आ गया,
मौर्य के बाद शुंग वंश आ गया, फिर भारत में छोटे छोटे वंश आ गए, उसके बाद गुप्त आए, तो गुप्त का पतन हुआ तो छोटे छोटे क्षेत्रीय वंश आ गए। इसके बाद फिर अरब आ गए, अरब में पहले सल्तनत काल आया, सल्तनत काल के बाद मुगल काल आ गया था। तो ऐसे एक के बाद एक डायनेस्टी आती गई। लेकिन जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो ये लग रहा था कि मराठा साम्राज्य आ गया भारत में, यानी कि दिल्ली पर मराठाओं का कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा क्या कारण थे कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे गए? इसको थोड़ा समझ लें। मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे पाए। विकल्प देने का मतलब है कि जब मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इन्होंने शक्ति क्यों, मतलब ये फिर दिल्ली में स्थापित क्यों नहीं हो पाए? तो देखो कारण, देखो कारण अगर ध्यान रहेगा तो मुद्दे वाइज इस क्वेश्चन को डिस्कशन करना। देखो क्वेश्चन का आंसर, दोनों क्वेश्चनों का आंसर लगभग लगभग एक ही होगा। पहला कारण, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पराजय के क्या कारण थे? ये सवाल हो सकता है। लगभग दोनों का आंसर एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं। आंसर दोनों का एक जैसा ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में लिखना है कि देखो मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में जो स्थापित हुआ उसको पेशवाओं ने बहुत विस्तृत कर दिया, और मुगल साम्राज्य जब बैकटन होता था मराठा साम्राज्य विस्तार करता हुआ जा रहा था। ऐसे इसकी पृष्ठभूमि बनानी। लेकिन आशा तो ये थी कि मुगलों का विकल्प देंगे, परंतु मराठाओं की जो रणनीतियाँ थी उसकी कमी की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। ये रणनीतियाँ इसलिए थी, यानी कि क्यों असफल हुए उनको देखते हैं। तो मराठा साम्राज्य क्यों मुगलों का स्थापन नहीं दे पाया, या क्यों कमजोर रहा, क्यों पतन हुआ इनका? तो एक तो इनकी सबसे बड़ी जो रीति है, कारण है, उन कारणों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले इनकी राजनीतिक प्रकृति देखेंगे हम। क्या हुआ था राजनीतिक प्रकृति? अगर हम देखें राजनीतिक प्रकृति क्या थी कि मराठा साम्राज्य जिस स्टार्टिंग हुआ था ना, तब से ये क्षेत्रीय साम्राज्य था। क्षेत्रीय साम्राज्य कैसे कि ये केवल और केवल महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, और दूसरी इसका आधार क्या था? मराठा। तो मराठा लोग इसके ही आधार थे। तो मराठा महाराष्ट्र तक क्षेत्र में ही सीमित थे, मतलब शेष क्षेत्र में इनके लोग नहीं थे। और जब शिवाजी के नेतृत्व में ये साम्राज्य आया था तो इन्होंने कभी सपना भी नहीं सोचा, इन्होंने कभी स्वप्न नहीं देखा कि हम विशाल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो इनकी दूरदर्शिता ही नहीं थी, इनका कोई लक्ष्य नहीं था शुरू से। तो यह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति थी, और एक क्षेत्रीय शक्ति जो राजनीतिक प्रकृति थी वो राजनीतिक प्रकृति क्षेत्रीय साम्राज्य तक ही सीमित थी। इनका उद्देश्य एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ही बनना था। तो एक क्षेत्रीय शक्ति कैसे विशाल साम्राज्य का स्थापना कर पाएगी, और इसलिए कर तो सकती है लेकिन इनकी रणनीति नहीं बना पाई। फिर इस आधार पर ये क्षेत्रीय शक्ति तक ही सीमित रहे। और कैसा था? एक हिंदूशाही था, तो एक कहीं ना कहीं धर्म आधारित शासन प्रणाली भी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होने में इसको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जब बड़े क्षेत्रीय शक्ति से बड़ी साम्राज्य बनना चाहते हैं तो आपकी नीति धार्मिक श्रेष्ठता की होनी चाहिए, तब जाकर के बढ़ावा। दूसरी बात, दूसरा कारण जो इसी में जुड़ा हुआ था, दूसरा कारण था कि दीर्घकालीन रणनीति नहीं थी इनकी। दीर्घकालीन रणनीति नहीं थी। दीर्घकालीन रणनीति इसलिए नहीं थी कि मराठों का उद्देश्य क्या था कि एक तो क्षेत्रीय स्वतंत्र, शिवाजी के नेतृत्व में अगर क्षेत्रीय स्वतंत्रता, पहले तो शिवाजी ने जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात करी वो आदिलशाही साम्राज्य, जो आपको पता है आदिलशाही साम्राज्य बीजापुर वाले की बात करते हैं, तो आदिलशाही साम्राज्य से स्वतंत्रता की बात करी क्योंकि पहले इसके अधीन थे। और उसके बाद इनका जो पूरा आधा ध्यान चला गया वो औरंगजेब से स्वतंत्रता की बात में चला गया। तो इनका ज़्यादातर टाइम तो अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने में ही चला गया। तो इनके पास कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं थी। अरे जो खुद ही अधीन होने वाले थे, खुद ही अधीनस्थ रहे थे, वो पर कैसे लॉन्ग टाइम के लिए सोचेंगे। और दूसरी बात, एक और इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि इन्होंने क्षेत्रीय स्वतंत्रता के साथ साथ ये केवल राजस्व वसूलने तक ही सीमित रहे। कैसे? यानी कि ये किसी क्षेत्र पर अटैक करते थे तो उसका उद्देश्य इनका एक ही होता था कि वह शासन तो वहीं का लोग चलाए जो वहां का राजा है, लेकिन वो उनको टैक्स देता रहे, बस इतना काम करते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे नुकसान ये हुआ था कि जब ये टैक्स के लिए दूसरे क्षेत्र को अधीन करते थे तो दूसरे क्षेत्र में आपको पता है, मान लें इन्होंने कोई आसपास का क्षेत्र हैदराबाद मतलब कोई कंट्रोल कर लिया कोई क्षेत्र, उसमें से क्या ये टैक्स लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ उसकी भूराजस्व का 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 भाग होता था। ठीक है,
इससे होता क्या था, इनसे क्या है कि जब ये राजस्व वसूलने तक ही सीमित रहते थे तो इसके दो तरह के नुकसान इनको देखने को मिले। दो तरह के नुकसान ये कि एक तो ये टैक्स लूट मारो की तरह थे, तो इसकी वजह से इनके शत्रु बढ़े। इसलिए ध्यान रखना, ये राजस्थान के राजपूत साम्राज्य इनके बड़े शत्रु हुआ करते हो गए, क्योंकि इनकी जो नीति थी ना वो शत्रुता पैदा करने वाली थी। अगर भाई तुम किसी दूसरे साम्राज्य पर एक तो अटैक करोगे और उसके धन को लूटोगे तो वो तो आपको वो फिर आपको सहयोग कैसे दे सकता, वहाँ की जनता हो या वहाँ का शासक हो, वो तो आपका परमानेंट शत्रु बन जाएगा। एक तो उन्होंने क्या कर दिया, इससे शत्रु पैदा कर दिया लूट मार से, और दूसरा क्या दिया कि जब क्षेत्रों पर अधीन तो कर लेते थे लेकिन वहाँ पर शासन में केवल लूटमार की प्रकृति पर थे, चौथ और सरदेश मुक्त ही सीमित थे, इसलिए वहाँ पर प्रशासनिक चेंजेस नहीं कर पाते थे, प्रशासनिक सुदृढ़ता स्थापित नहीं कर पाए। प्रशासनिक सुदृढ़ता स्थापित नहीं होने की वजह से इनकी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ी, इसकी वजह से ये विशाल साम्राज्य तक नहीं पहुंच पाए। इनकी सेना तो अभी क्षेत्र तक ही थी, थोड़ी बहुत सेना अगर दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार भी करते थे तो थोड़ी बहुत सेना का विस्तार करते थे, लेकिन उस दूसरे राज्य की सेना को अपने कंट्रोल में नहीं लेते थे, क्योंकि इनका टारगेट ज़्यादातर चौथ और सरदेश मुखी तक ही सीमित था। एक चीज और थी कि मजबूत आर्थिक व्यवस्था इनके पास नहीं थी। देखो, अगर कोई साम्राज्य शक्तिशाली होना चाहता है तो उसको, तो एक कारण जो इनका था हम देखेंगे तो मजबूत आर्थिक व्यवस्था का अभाव। देखो, जब एक शासन है उसको अगर शक्ति बढ़ानी है तो उसका एक आर्थिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक शक्ति ही उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाती है, आर्थिक शक्ति से ही उसकी सैन्य क्षमता बढ़ती है। और मराठों के पास तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, है ना, उपजाऊ भूमि थी। गंगा, एक बार तो इनका गंगा यमुना का दो आवे वहाँ पर भी इनका अधिकार हो गया था। उस उपजाऊ भूमि को, और उपजाऊ भूमि का उपयोग कृषि विकास में नहीं कर पाए, तो कृषि विकास नहीं किया इन्होंने। इनका काम था बस कोई क्षेत्र लूटा है वहाँ से टैक्स लो और अपना काम करो, तो इन्होंने वहाँ के विकास पे फोकस नहीं किया। अगर कृषि विकास होता तो राजस्व भी बढ़ता, और वहाँ का एक तो औद्योगिक मतलब इनका कृषि विकास बढ़ता तो आर्थिक विकास बढ़ता, और आर्थिक विकास करता तो इनकी सैन्य क्षमता भी बढ़ती। तो इनकी कोई आर्थिक व्यवस्था का कोई ढांचा नहीं था, केवल कर पे डिपेंडेंस थे, ना ही कोई औद्योगिकरण था इनके अंतर्गत, और ना ही इन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया। तो आर्थिक ढांचा इनका बिल्कुल नहीं था, ये केवल और केवल अस्थायी चौथ और सरदेश मुखी पर डिपेंडेंस थी। अब भाई दूसरे राज्य पे तुम आज मान लो डिपेंड हो कि आज आपकी शक्ति ज़्यादा है, आपने दूसरे राज्य को अधिकृत मतलब उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और उससे आप चौथ और सरदेश मुखी लाते हो। एक तो इससे वो खपा है राज्य, तो वो जिस दिन आप कमजोर हो गए उस दिन उसका फायदा उठाकर के वो आपसे अलग हो जाएगा, और जिस दिन वो अलग हो गए आपसे तो फिर आप शासन संचालन के लिए रेवेन्यू कहाँ से लाओगे। यही मराठों के साथ हुआ कि पहले तो इनका काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार था, लेकिन जैसे ही इनमें आंतरिक कलह हुई और जब कमजोर पेशवा आए तो इनका जो क्षेत्र है वो कमजोर और सीमित होता चला गया, और इसकी वजह से इनके चौथ और सरदेश मुखी है वो भी कमजोर होने लगे, कम होने लगे, इससे इनकी आय हो सीमित हो गई। तो ऐसी चीज़ पे इन्होंने आय की डिपेंडेंसी थी जो स्थायी नहीं थी। तो एक साम्राज्य को अगर स्थायित्व करना है और उसको विकसित करना है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है तो डेफिनेटली उसको एक आय का स्थायी स्रोत होना चाहिए उसके पास, तभी जाके वो ऐसा कर पाएगा। तो इसी संदर्भ में हुआ था। इसके बाद जो सबसे मेन कारण था, वो था एकता का अभाव। देखो, एक तो मराठों की अगर स्थिति देखें हम तो मराठे कई भागों में बट गए थे, हालांकि वो 1761 के बाद बटे, लेकिन इस समय तक 1761 से पहले भी मराठे दो चीज़ों में, एक तो सरदारों में बटे हुए थे, और हम सरदार में बात करें तो जैसे इंदौर में होलकर मराठी सरदार, इसके अलावा इंदौर में हो गया होलकर हो गया, और इसके अलावा और दूसरी बात ग्वालियर में थे सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया, ठीक है ना। सतारा में सतारा नहीं, पहले सरदारों को देख लेते हैं। इसके बाद बड़ौदा में गायकवाड़, और नागपुर में भोसले, ठीक है ना। बड़ा ये हो गए, चार तो सरदार थे इनमें। एक तो ये विभाजन था। एक वंश था शिवाजी का,
जो सतारा में था, और एक वंश था पेशवाओं का जो खाते पुणे में। इस तरीके से मराठा इतने भागों में बट गए थे और इनमें किसी न किसी बात को लेकर के आंतरिक कलह होती थी और इसकी वजह से इनकी एकता टूट गई। जो कभी मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए रीढ़ हुआ करते थे, उसकी एक तरह से पावर हुआ करते थे, जब वही आपस में लड़ने लग गए तो शासन तो अपने आप कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना। और आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, सतारा में अगर साहू और कोल्हापुर में ताराबाई के मध्य, सतारा में साहू और कोल्हापुर में ताराबाई के मध्य गृह युद्ध छोड़ा गया। और गृह युद्ध किस लिए चढ़ा? क्योंकि अपने आप में पेशवा पद को लेना चाहते थे, आंतरिक कलह हुई। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ताऊ और साहू दोनों में विवाद खड़ा हो गया। ताराबाई मतलब ताऊ का सेंस से ताराबाई, और साहू जो थे वो शिवाजी के थे, इनमें डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जो इतने थे, और बाद में अगर आप देखोगे तो बाद में इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा ये आपस में डिस्प्यूट खड़े कर रहे हैं और इसका फायदा पूरा ब्रिटिश कंपनी ने उठाया, इनको आपस में लड़ाया और फिर लास्ट में तीसरे मराठा युद्ध में इनको समाप्ति कर दिया गया था। ठीक है ना, वो अलग बात, आगे पढ़ेंगे। तो एक ये बड़ी चीज़ है, राजनीतिक एकता जरूरी है। अगर आप शासन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एकता बहुत जरूरी है, तो वो मराठों के पास नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं बता रहा हूँ, व्यवस्थित राजस्व नीति का अभाव था। यानी कि ये केवल चौथ और सरदेश मुखी पे डिपेंडेंट थे, इनकी अपनी कोई भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी कि भाई हमारा जो क्षेत्र है इसमें हम भू राजस्व की ये पद्धति अपनाएंगे, कृषि के विकास के ये काम करेंगे और कृषि को इसको इस तरीके से वसूला जाएगा। ठीक है ना, बरसात नहीं हुई तो कम वसूला जाएगा, ऐसी कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। इससे क्या हुआ कि चौथ एवं सरदेश मुखी से मैंने बता दिया आपको, चौथ एवं सरदेश मुखी से इन्होंने राजपूत, जाट और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से क्या करी, शत्रुता मोल ली। और यही कारण है कि पानीपत में हालांकि राजपूत और जाटों ने इनका समर्थन तो किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा उत्सुक भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एकता है, इनकी जो नीतियाँ हैं, इन्होंने ही मुगल जो मराठा साम्राज्य उसके पतन के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए अगर और भी कारण देखें तो एक सैन्य व्यवस्था का कारण देख सकते हो। देखो, सैन्य व्यवस्था में पहली बात तो आधुनिकीकरण का अभाव था। दूसरा, सैन्य कूटनीति नहीं थी सही ढंग की। सैन्य कूटनीति नहीं थी क्योंकि अगर आप देखोगे तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, वो तीसरे युद्ध में इनके साथ परिवार को भी गया था, परिवार भी भेजा गया था, इनकी स्त्रियां, बच्चे ये भी इनके साथ गई थी। इससे हुआ क्या था कि एक तो मराठा पानीपत में आए थे हरियाणा में, और वो थे कहाँ पर, महाराष्ट्र के। इतने दूर आने पर उनको खाद्यान्न की, अन्य सुविधाओं की कमी होने लगी और इसका परिणाम उनकी सेना पे देखने को मिला। सेना के पास जब खाद्यान्न नहीं बचा तो सेना टूट गई, एकदम से कमज़ोर हो गई थी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो सैन्य नीति है वो सही नहीं थी, सैन्य नीति सही नहीं थी। और तीसरी बात, इनकी जो तोपें थी, अगर हम बात करें तोपें, तो तोपें बड़े आकार की थी जिनको घुमाना आसान नहीं था। जबकि आप बात करोगे अहमद शाह अब्दाली की तोपें बहुत हल्की थी, वो उन पे घोड़ों पे ले जा करके भी उनको कहीं पर ले जाया जा सकता था और कहीं पर भी जाके चला सकते थे। तो यानी कि सैन्य व्यवस्था में आधुनिकीकरण का अभाव था, सैन्य नीति सही नहीं थी, तोपें बड़ी थी, आकार की थी। ये ऐसे कारण थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य उसके पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका। और इसके साथ साथ ही अगर एक कारण और देखें तो गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी। आप जैसे हमारे आज की इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, वैसे ये भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, गुप्तचर व्यवस्था। तो देखो, अगर आपको कोई युद्ध जीतना है या शासन को मजबूत करना है तो आपके कौन कौन विद्रोही है, विरोधियाँ हैं, उनके बारे में आपके पास सूचना जरूर होनी चाहिए, यही आपकी शक्ति को मजबूत करते हैं। तो गुप्तचर व्यवस्था मजबूत नहीं थी इनकी। ठीक है, ये एक कारण और था। अगर हम बात देखें तो सामाजिक कारण में क्या है कि आपको पता है कि ये जो मराठा थे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे और इसी की वजह से इसमें जात पात वाली प्रवृत्ति देखी गई थी और इसका परिणाम सेना में देखने को मिला। और सेना में सामाजिक जो मतभेद है वो उभर के सामने आई और सामाजिक मतभेद की वजह से सेना ज़्यादा कमिटेड युद्ध में नहीं लड़ पाई। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य का विकल्प होने से रोक दिया। अब आप अगर इन कारणों को अगर स्पष्टता से देखोगे तो एक बात तो इनमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि इनकी रणनीति कोई खास एक स्थायी साम्राज्य के लिए नहीं थी। इसके बाद अगर आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो पानीपत के तीसरे युद्ध के कुछ महत्व नए उभर के आए और ये महत्व ध्यान रखना, महत्व का मतलब किसी के लिए तो फायदा हुआ और किसी के लिए नुकसान हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध की अगर हम महत्व देखें
या प्रभाव देख सकते हैं। देख, एक बात तो सही बात है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अगर आप देखो तो पानीपत के तीसरे युद्ध में एक बात तो डिसाइड कर दी कि कौन दिल्ली पर शासन नहीं करेगा, और पानीपत के तीसरे युद्ध में ये बात साबित कर दी कि मराठा तो दिल्ली पे शासन स्थापित नहीं करेंगे। मराठा साम्राज्य का इसमें एक अंत हो गया था, क्योंकि मराठों के बड़े बड़े सरदार हैं वो पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए। इतना नहीं, उनकी बड़ी सैन्य क्षमता है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इससे मराठा सेना और मराठा की जो शासन व्यवस्था है उसमें एकदम से आत्मविश्वास टूट गया, और फिर मराठा साम्राज्य पुनः मजबूत स्थिति में स्थापित नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, एक तो मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, अंत हो गया, ठीक है, एक कारण तो हो गया। दूसरा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध से वो हुआ था ब्रिटिश कंपनी को। यानी कि अब ब्रिटिश कंपनी को जो विरोध करने वाली कोई शक्तिशाली उनके पास विरोध नहीं बचा, कोई उनका प्रतिरोध कर सके ऐसी कोई शक्ति भारत में नहीं बची। तो ब्रिटिश कंपनी को बड़ा अवसर मिला, क्योंकि मराठा ही थे जो ब्रिटिश कंपनी को टक्कर दे सकते थे, और उनको अहमद शाह अब्दाली ने हटा दिया साइड से। तो एक बड़ी दिक्कत हुई कि इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तीसरी अगर हम बात करें, इसलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या कंपनी उद्देश्य उसका राजनीतिक था या यहाँ की परिस्थितियों ने उसको राजनीतिक बनाया। तो देखो, हम एक फैक्ट ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की परिस्थितियों ने उसको राजनीतिक बनाया। जब मराठा साम्राज्य कमजोर हो चुका था तो इससे कंपनी को स्थापित हो गया कि अब हम इसका शासन स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विरोध करने वाली कोई भी शक्ति भारत में अब मौजूद नहीं है। मुगलों का पतन तो पहले ही हो चुका था, बंगाल इतना ज़्यादा मजबूत था नहीं, उसका प्लासी के युद्ध में खात्मा हो चुका था। मराठा थे, उनका 1761 के बक्सर युद्ध में 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली ने उनको वापस बुरी तरह पराजित किया। इसके अलावा इससे क्या हो गया कि ब्रिटिश ने अपनी कंपनी स्थापित करने का बढ़िया अवसर मिला उनको पॉलिटिकल पावर के रूप में। और इतना ही नहीं, इनके जो शत्रु थे ये फ्रांसीसी, उनको भी अभी तक ये पराजित कर चुके थे। तो ब्रिटेन शासन, ये ब्रिटिश कंपनी के जो शासन है उसकी स्थापना के पूरे अवसर इस युद्ध के बाद स्थापित हो गए। इसके अलावा राजनीतिक शून्यता, देखो राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। राजनीतिक शून्यता की स्थिति कैसे, देखो ऐसे आ गई कि देखो मुगल साम्राज्य का तो हो गया पतन, वो तो शासन करने लायक बचा नहीं। इसके साथ ही अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जीता तो था, परंतु उसके गृह क्षेत्र अफगानिस्तान में कुछ इशू होने की वजह से अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। तो अब शासन करने के लिए कोई था नहीं, तो इसे बोलते राजनीतिक शून्यता, यानी शासन की शक्ति नहीं थी अब। और इसी राजनीतिक शून्यता का फायदा, तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति मतलब जब शक्ति का कोई केंद्र ना बचा हो तो उसे राजनीतिक शून्यता की स्थिति कहते हैं। और इससे भी कंपनी को खूब फायदा हुआ, है ना। तो कंपनी ने इसका पूरा अवसर भी उठाया, ऐसी बात नहीं है। सब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी आई तो उसने छोड़ा नहीं, उसने पूरा फायदा उठाया और भारत में अपना शासन स्थापित किया। और इतना ही नहीं, लगभग 200 सेंचुरी तक, हम कह सकते हैं 200 शताब्दियों तक, 200 ईयर्स तक भारत में शासन किया। तो वो बात हुई। इतना ही नहीं, और अगर हम देखें इसका परिणाम यह कि हम मुगल साम्राज्य का विकल्प भी खुद नहीं दे पाए थे। एक परिणाम तो यह कि इस बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि मराठा अब दिल्ली में शासन नहीं करेंगे, ये बात तो स्पष्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये था मराठाओं के बारे में हमें जो ब्रीफली जानकारी चाहिए थी उसको हमने यहाँ तक लिख लिया। इसके अलावा अगर हम विद्रोही राज्यों की बात करें तो एक आते हैं जाट। हालांकि इनका सवाल यूपीएससी कम पूछती है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको पता होनी चाहिए। देखो ये दिल्ली जाट, पहले तो इनका क्षेत्र क्या था, तो दिल्ली, मथुरा और आगरा, इन क्षेत्रों के पास कृषि करने वाले लोग थे। कौन थे? कृषि करने वाले। हुआ क्या था कि औरंगजेब की जो नीतियां थी, औरंगजेब की नीतियां अगर हम बात करें, औरंगजेब की नीति कौन सी? एक तो धार्मिक असहिष्णुता की नीति और एक राजस्व नीति। तो देखो अब इन दोनों ने कैसे पेट कर दिया। देखो धार्मिक असहिष्णुता में तो जजिया कर आ गया, और इसमें भू राजस्व कर, भू राजस्व
कर। तो क्या ये दोनों बढ़ा दिए तो ये किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, और इन्हीं किसानों ने, जाट किसानों ने एकीकृत होकर के विद्रोह किया और एक साम्राज्य की स्थापना, छोटा राज्य बनाया। तो उससे मुख्य रूप से जाट साम्राज्य अस्तित्व में आया। तो ये थे विद्रोही राज्य। इसमें प्रमुख नेता थे चूड़ामन जाटों के, बदन सिंह और सूरजमल। सूरजमल था, आपको पता है भरतपुर का जाट था, भरतपुर का शासक था। तो ये मथुरा वाला एरिया, भरतपुर वाला एरिया उसी में आता था। तो सूरजमल 1756 से लेकर के 1763 तक था, और यही अंतिम शक्तिशाली जाट शासक थे, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विद्रोह कर दिया, किसके विरुद्ध? औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, इनके विरुद्ध। तो ये उन्हीं का परिणाम था, जो औरंगजेब की नीतियों का परिणाम था, उनके विरुद्ध का परिणाम देखने को मिला जाटों के रूप में। तो पहले चूड़ामन ने किया, फिर बदन सिंह आए, और बदन सिंह के बाद सूरजमल आए, और सूरजमल अंतिम थे। उसके बाद जैसे सूरजमल का अंत हुआ, उसके साथ ही जाट साम्राज्य का अंत हो गया। और ध्यान रखना, पानीपत के तीसरे युद्ध में सूरजमल थे, मराठाओं का साथ दिया था इन्होंने, ठीक है ना। इसके अलावा एक वंश और आया था, रुहेल वंश। ये भी विद्रोही वंश था। ये अगर हम बात करें विद्रोही वंश थे, तो इन्होंने थोड़ी जानकारी ध्यान रखना, इसमें अली मोहम्मद रजा जो बंगस थे, उसने क्या किया कि फर्रुखाबाद के आसपास का जो एरिया है, जैसे अलीगढ़ और कानपुर वाला एरिया है, वहां पर अपना नियंत्रण किया, अलीगढ़ और कानपुर वाले एरिया पे, वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से रुहेल वंश आया। तो ये तो वो राज्य थे जो विद्रोही किया, रुहेल अफगान थे, तो इन्होंने उसका विद्रोह किया। तो ये विद्रोही राज्य थे, इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब है स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्यों की अगर मैं देखूँ बात, तो स्वायत्त राज्य वो राज्य जो जब मुगल शासन शक्तिशाली था, तो उसके अधीन उसके साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जिनमें एक राज्य था राजपूत। अब हुआ क्या था कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई ना, अब देखो कैसे चीजें समझ रही है। औरंगजेब की अगर बात हो, औरंगजेब की मृत्यु हुई कब? 1707 में। उसके बाद हो गया कि उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है ना। और उत्तराधिकारी संघर्ष जब सही हुआ, तो केंद्रीय शक्ति हो गई कम, केंद्रीय शक्ति क्या हो गई? कमजोर। तो ऑब्वियसली क्षेत्रीय शक्तियों का क्या हो गया? उदय। और इसलिए राजपूतों ने क्या किया? अपने आप को स्वायत्त। ध्यान रखना, ये बड़ा गेम होता है। देखो, कोई अगर किसी का अधीन है तो मजबूरी में, कोई जानबूझ कर किसी का अधीनता स्वीकार तो करेगा नहीं। और जब वो अधीन है तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। दुर्व्यवहार होती है तो उसमें कुंठा भी भरी रहती है, वो फ्रस्ट्रेट भी रहता है, और जैसे उसको मौका मिलता है वो उसको अपना बदला लेने से नहीं छोड़ता। ठीक ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, उत्तराधिकारी जब उसके कमजोर आए, केंद्रीय शक्ति जैसे ही कमजोर हुई, क्षेत्रीय शक्तियाँ उदय हुई और उन्होंने अपना स्वायत्तता घोषित की, और राजपूतों ने क्या किया? अपनी स्वायत्तता, और इससे एक राजपूत राज्य आया। अगर इसके प्रमुख राज्यों को देखें हम, तो जयपुर में राजपूत जय सिंह थे, जय सिंह द्वितीय, ये तो जयपुर में थे, राजपूत शासन था इसमें। अजीत सिंह थे मारवाड़ में, हाँ होता है मारवाड़, जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है वो मारवाड़ के नाम से जानते हैं। तो अजीत सिंह थे मारवाड़ में, और दुर्गादास राठौर ये भी मारवाड़ के थे। तो ये साम्राज्य है जो राजपूत साम्राज्य के रूप में स्वायत्त होकर के आया था, ठीक है ना। इसके बाद था मैसूर। देखो क्या हुआ था, मैसूर एक टाइम पर अगर हम बात करें तो मैसूर है एक टाइम पर जो मुगल शासन के अधीन भी था। ये दक्षिण में जो औरंगजेब की नीति थी उसमें अधीन था। बाद में जैसे मुगल शासन कमजोर हुआ, इसने स्वायत्त घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। और स्वतंत्र घोषित किसने किया था? बाढ़यार, किसने किया था? बाढ़यार वंश के चेक्का कृष्ण राज ने। किसने? चेक्का कृष्ण राज ने। इसने इसको स्वायत्त घोषित किया। लेकिन इसके इस वास्तविक शक्ति इस समय जो चेक्का कृष्ण राज था, ये बुजुर्ग आदमी था, इसकी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी। तो इसका वास्तविक शासन है कृष्णराज और नंदराज दोनों भाइयों के पास था। ये दो उसके मंत्री थे, कृष्णराज एवं नंदराज। वास्तविक शक्ति इनके पास थी। अब हुआ क्या रहा था कि मैसूर स्वायत्त हो गया, किससे? इस मुगल शासन से। लेकिन इसकी जो कृष्णराज और नंदराज की जो नीति थी ना, इन्होंने क्या है कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग तो चेक्का कृष्णराज को करने नहीं दिया। चेक्का कृष्णराज को तो नहीं करने दिया, जो इसका राजा था उसको तो, ठीक है ना। तो इन दोनों भाइयों ने ऐसी रणनीति अपनाई
कि मैसूर राज्य एक के बाद एक युद्ध हारता चला गया। क्या हुआ? एक के बाद एक युद्ध हारता जा रहा था। इसी समय मैसूर में एक सेनापति आए। मैसूर में एक सेनापति था इसी समय, और जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली, अब हुआ क्या था कि अगर कोई साम्राज्य निरंतर हार रहा है, उसकी शासन युद्धों से हार रहा था, पड़ोसियों से हार रहा था, और उसी समय अगर कोई एक आदमी आ जाए तो वो युद्ध जिताता चला जाए, तो ऐसा ही हैदर अली ने किया। हैदर अली ने मैसूर को एक के बाद एक युद्ध जिताया, और इससे हैदर अली की लोकप्रियता बढ़ी गई। और हैदर अली की लोकप्रियता बढ़ गई, और चूंकि हैदर अली सेनापति था तो सेना पर पूरा कंट्रोल हैदर अली का था। तो हैदर अली इस बात को भली भांति जानता था कि कृष्ण राज और नंद राज जो दोनों भाई हैं, इन्होंने ही मैसूर राज्य की बाट लगा रखी है, इसलिए इन्होंने हैदर अली ने इनसे सत्ता छीन कर ले स्वयं को शासक बना लिया। स्वयं को शासक बना लिया किसने? हैदर अली ने। ठीक है, तो हैदर अली ने स्वयं को शासन बना लिया, और इसके बाद हैदर अली ने जैसे ही स्वयं को शासक घोषित किया, हैदर अली ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण चालू किया। तो एक तो उसने हैदर अली ने काम किया सैन्य आधुनिकीकरण, और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए उसने फ्रांसीसियों की सहायता ली। फ्रांसीसी आपको पता है गन या अधिकार जो हथियारन में काफी एडवांस हो चुके थे, तो इसलिए उनकी सहायता ली फ्रांसीसियों की, और इससे उसने अपना क्या किया? अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया ताकि वो अंग्रेजों से भी टक्कर ले सके। इसके अलावा दूसरा काम उसने क्या किया? भू राजस्व सुधार किया। अगर आपसे पूछा हैदर अली ने क्या काम किया, तो भू राजस्व सुधार। भू राजस्व में उसने क्या है कि जो जमींदार थे, जो बिचौलिया थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको हटा दिया और डायरेक्ट सीधा किसानों से टैक्स लेने लगा। क्या काम किया? सीधा किसानों से टैक्स लेने लगा, भू राजस्व लेने लगा। इससे क्या है कि किसानों को टैक्स कम देना पड़ा। आधा तो बिचौलिया खा रहे थे, तो वो हो गया। तो सीधा इसने क्या किया? भू राजस्व व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इसने सीधा किसानों से टैक्स लिया। इसके अलावा एक काम और किया इन्होंने, वो काम ये था कि केंद्रीय सैन्य सत्ता स्थापित की। यानी कि इसने केंद्रीय सैन्य सत्ता, यानी कि केंद्रीय सैन्य सत्ता का मतलब है कि इसने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन किया। उसके लिए एक इसने फैक्ट्री भी लगाई डिंडुगुल में। डिंडुगुल जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर इसने एक फैक्ट्री लगाई जहाँ पर इन्होंने सैन्य आधुनिकीकरण के हथियारों को डेवलपमेंट किया और सेना की शक्ति है उसको बढ़ाया। तो इस आधार पर हैदर अली ने काफ़ी काम किया, और हैदर अली की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके साथ युद्ध भी हुई, है ना। तो हैदर अली की जो युद्ध है वो आपको पता है किससे हुए? इनकी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए। तो अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ, और युद्ध होने का ऑब्वियसली एक कारण था। एक तो था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों के साथ युद्ध होने का कारण एक तो क्या था? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, क्योंकि अंग्रेज भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, हैदर अली भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता, तो दोनों टकराएंगे तो थी। और दूसरा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा क्या थी कि पश्चिम का जो तट है मालाबार तट, उस पर हैदर अली भी अपना कंट्रोल करना चाह रहा था, और अंग्रेज भी अपने व्यापार करने के लिए कंट्रोल करना चाहते थे, और इसी को लेकर के दोनों में कंपटीशन होने लगा इसलिए। और इसके बाद टीपू सुल्तान आया, टीपू सुल्तान ने अपने सिक्के जारी किए। इसके बाद की जो कथा है, जो मतलब इसके बाद का जो इतिहास है, उसको हम थोड़ा सा जब इनकी औपनिवेशिक नीतियाँ आएंगी उसमें समझेंगे, ये क्यों इसने युद्ध किया, युद्धों में क्या सफलता मिली, क्या इनको हानि हुई। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हमें इनको एक के साथ एक देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में अभी हम मराठा जो मैसूर साम्राज्य उसके बारे की जानकारी ले चुके हैं। अब इसी समय एक स्वायत्त राज्य और था जिसे बोलते हैं त्रावणकोर। सुना होगा आपने त्रावणकोर। त्रावणकोर मालाबार का जो दक्षिणतम तट है, अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो ये दक्षिणतम तट है, ये त्रावणकोर था। ये जो केरल वाला एरिया है ये त्रावणकोर था। तो भारत के दक्षिणतम तट पर स्थित है, और मुगल साम्राज्य ने इसको स्वतंत्र छोड़ा। हालांकि बाह्य शक्तियों पर मुगल साम्राज्य का कंट्रोल था, लेकिन आंतरिक रूप से मुगल साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसके शासक थे वो थे राजा मार्तंड। राजा मार्तंड वर्मा, ध्यान रखना इसने क्या क्या काम किया ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेते हैं। त्रावणकोर शासक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत थी और महत्वपूर्ण शासन था, और त्रावणकोर रियासत को भारत में मिलाने पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको काफ़ी भूमिका निभानी पड़ी। तो त्रावणकोर एक ऐसा साम्राज्य था, मतलब रियासत थी जिसका व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व था। तो यहाँ के राजा मार्तंड वर्मा थे। राजा मार्तंड वर्मा ने पहला क्या किया कि पश्चिमी तर्ज पर, यानी कि पश्चिमी तर्ज पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये बात तो समझ गया क्योंकि आधुनिकीकरण जरूरी है। अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।
ठीक है। तो पश्चिमी तर्ज पर इन्होंने अपनी सेना है उसका आधुनिकीकरण किया, हथियारों को डेवलप किया, सामग्री को डेवलप किया। दूसरी बात इसने क्या किया, डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। डच आए थे उनको पराजित कर दिया, इसने क्या डचों को पराजित कर दिया। और इतना नहीं, ब्रिटिश कंपनी को भी कंडीशन लगाकर ही व्यापार की अनुमति दी। ब्रिटिश कंपनी पे इसने दबाव बनाया तथा ब्रिटिश कंपनी थी शर्त युक्त व्यापार की अनुमति दी। तो ये एक बड़ी बात है, शर्त युक्त व्यापार की अगर अनुमति दी है, इसका मतलब ब्रिटिश कंपनी भी इससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। इतना पावरफुल बना दिया इसने अपने आप को। इसने एक काम और किया, सिंचाई व्यवस्था चालू कर दी। अच्छा शासक था, सिंचाई व्यवस्था लागू की, ठीक है। सड़कों का निर्माण करवाया, अगर इसके बारे में कभी पूछे ध्यान रखना, क्योंकि मार्तंड वर्मा बहुत फेमस थे। नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये काम किए, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार में सक्रियता दिखाई। विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार इसने पश्चिम के साथ, पूर्व के साथ, पश्चिम के साथ स्थापित किया था, ताकि और अरबों के साथ भी इसका व्यापार था उससे पहले, मतलब इस वंश का जो त्रावणकोर रियासत था इसका। तो इस तरीके से राजा मार्तंड वर्मा के समय त्रावणकोर रियासत ने काफी विकास किया। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक थे इनके। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता रवि वर्मा। इसके बारे में है कि इसने त्रावणकोर की राजधानी को अपनी एजुकेशन सेंटर और आर्ट्स के सेंटर के लिए डेवलप किया। तो रवि वर्मा थे, और रवि वर्मा ने क्या किया, रवि वर्मा के टाइम पर क्या हुआ था, अगर हम बात करें रवि वर्मा के टाइम पर क्या हुआ था, तो रवि वर्मा के टाइम पर अगर मैं बात करूँ, रवि वर्मा थे, रवि वर्मा ने अपनी राजधानी को विद्वता यानी कि विद्वान लोगों के लिए एवं कला के केंद्र के रूप में डेवलप किया। अपनी तो रवि वर्मा ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। तो ये चीज एक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमने अभी देखा त्रावणकोर देखा, ये सारी चीज़ हो गई। तो अभी तक यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ तक हमने मुगल साम्राज्य के पतन, उसके बाद उसके जो पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुई उसको देखा, उसके कौन कौन से स्वायत्त राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य थे, और उसके विद्रोही राज्य थे, इनकी क्या स्थिति थी, क्या प्रणाली उसने अपनाई। तो यहाँ तक एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हम अगले ही चैप्टर में थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं, और वो चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन इसका बैकग्राउंड ही आज पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे आज। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहली बात तो यूरोपीय कंपनियां क्यों आई, क्या टारगेट था, तो उसके देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक हो जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आगमन हुआ क्या था, अभी देखो। हुआ ये था कि इस्लाम वर्सेज ईसाई, इनमें चला जिहाद युद्ध, धर्म युद्ध बोल सकते हैं हमने, क्रूसेड हुआ इसमें। इनमें चला धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में हुआ क्या था कि लगभग 1453 में, लगभग जो 1453 में कुस्तुनतुनिया इसका नाम मुझे तुनतुनिया, मुझे एग्जैक्ट इसको एक बार देख लेना, इसका सही है नहीं। तो कुस्तुनतुनिया पर जो एक टाइम पर ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग था, जो ईसाई साम्राज्य था, इस कुस्तुनतुनिया पर किसका नियंत्रण हो गया, अरबों का। अरब कौन थे, मुसलमान, इस्लाम का नियंत्रण हो गया था। और इस कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम का नियंत्रण होने की वजह से हुआ क्या था कि जो पश्चिम की दुनिया जो व्यापार करती थी भारत से, वो व्यापार का दरवाज़ा इधर से बंद हो गया। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा मैपिंग की करूँ, मैं बात थोड़ा सा मैपिंग कर दूँ, जैसे मान लो ये तो भारत हो गया, अगर हम बात करें ये पाकिस्तान हो गया, ये अरब कंट्री हो गए, और ये थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा, और अगर हम बात करें ये थोड़ा सा यूरोप वाला पार्ट हो गया, है ना, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये था यूरोप वाला पार्ट ही हो गया,
और यहाँ पर था कौन था, कुस्तुनतुनिया, तुर्की के पास था कुस्तुनतुनिया। और तुर्की आपको पता है कि यूरोप और एशिया के बीच में मध्य बना हुआ है, तो यहाँ था कुस्तुनतुनिया। अब कुस्तुनतुनिया पर होगा अधिकार किसका, अरबों का। तो इनका जो व्यापार था यूरोप का, वो व्यापार जो भारत के साथ होता था या पूरब के साथ होता था, वो व्यापार का दरवाजा ही बंद हो गया। वो व्यापार का दरवाजा अब क्या हो गया, बंद हो गया। अर्थात अब यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। इससे हुआ क्या था कि दो चीज हुई। एक तो पहला कि पूरब जैसे भारत पूरब में आता है, तो पूरब पर इस्लाम का वर्चस्व हो गया। इस्लाम को उस टाइम बोलते थे अरबों का, क्योंकि इस्लाम का उदय अरब क्षेत्रों में हुआ था, तो अरब का वर्चस्व हो गया। कहाँ पर, अरब सागर में। अरब सागर इसी का नाम से है, अरब सागर में। अरब सागर फिर इंडिया, भारत वाला क्षेत्र का, जो क्योंकि अरबों ने भारत पे अटैक कर दिया, उसके भारत में अरब आ गए थे, इधर भारत में सल्तनत काल आ चुका था, ये सब क्या अरबी से थे बाद में। तो पूरब पर इस्लाम को हो गया था। इससे क्या हुआ था कि इनका व्यापार है वो बंद हो गया यूरोप का। तो यूरोप को व्यापार का क्षेत्र चाहिए था, और व्यापार का क्षेत्र जब यूरोप में किया तो दो चीज़ों को उद्देश्य किया कि एक तो व्यापार का रास्ता खोजा जाए, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की समुद्री यात्राएं हुई। तो समुद्री यात्राओं के पीछे एक कारण ये था कि ये युद्ध हार गए थे, जिहाद के युद्ध को हार गए थे, और वहां पर इस्लाम का शासन स्थापित हो गया, तो इनका पूरब के साथ व्यापार करने का रास्ता बंद हो गया। और दूसरा, इसी दौरान यह पुनर्जागरण हुआ। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो जब आपको पता है कि कुस्तुनतुनिया के बाद दुनिया में इस्लाम धर्म बहुत प्रगति पर था। इसके बाद ईसाई धर्म में कुछ कमियां थी जिनकी वजह से युद्ध भी हारे थे। तो ईसाई धर्म ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए पुनर्जागरण किया और प्रोटेस्टेंट धर्म आया। इसने क्या किया कि अपनी नई खोजों की जानकारी दी, और इनका उद्देश्य ये था कि हम हमारा विकास करके इस्लाम को टक्कर दें। और इसीलिए इन्होंने पूरब की, इन्होंने अमेरिका की, भारत की खोज की, और इन्हीं भारत की खोजों में करते करते सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आ गए। और यहीं से जब भारत में आए तो भारत की स्थिति को देख करके उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इससे पहले ही पुर्तगाली कंपनी आई और फिर अदर यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है। तो इसी संदर्भ में अगर देखें तो सबसे पहले भारत में आया, और आपको बताया यूरोपीय कंपनियों का आगमन के दो उद्देश्य थे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का उद्देश्य अगर हम देखें तो यूरोपीय के उद्देश्य, दो उद्देश्य थे। एक तो था इनका व्यापार, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, तो इसी संदर्भ में सबसे पहले कौन आता है ये ध्यान रखना, सबसे पहले आता है पुर्तगाली। और पुर्तगाली में आपको पता है 1498 में 1498 में कालीकट के तट पर वास्को डी गामा आता है, और वास्को डी गामा भारत में जाता है तो बड़ी मात्रा में यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, और इसीलिए फिर पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली भारत में, पुर्तगालियों के खुद के क्या उद्देश्य थे, दो उद्देश्य थे पुर्तगालियों के। अगर पुर्तगाली भारत में आए तो उनके दो उद्देश्य थे। पुर्तगालियों के उद्देश्य अगर हम देखें तो पुर्तगालियों का एक उद्देश्य था कि जो अरब है, ध्यान रखना, अरब और वेनिस के व्यापारी, वेनिस का मतलब ये है कि जो इटली वाला क्षेत्र है और जिसका पूर्वी भाग जो एशिया से टच करता है, ये क्या भूमध्य सागर के थ्रू भारत से व्यापार कर लेते थे, लेकिन इनका कंट्रोल हो चुका था, और इसकी वजह से ये पश्चिमी यूरोपीय वाले क्षेत्र है, उनको कोई भी वस्तु जब भेजते थे ना तो महंगी करके भेजते थे, यानी कि बीच में बैठ के सब कुछ खा लेते थे। तो इसलिए पश्चिम के यूरोप के जो स्पेन पुर्तगाल वाला एरिया है, इनकी मजबूरी हो गई थी नई खोज करने के लिए। तो इसलिए अरब और वेनिस के व्यापारियों को जो भारत में प्रभाव था उसको समाप्त करना था, क्योंकि इस समय भारत में अरब और वेनिस के व्यापारियों को बहुत प्रभाव था। तो कि पहला उद्देश्य क्या था, अरब एवं वेनिस। वेनिस इटली का भाग है, आपको पता है। क्योंकि इटली क्या है कि भूमध्य सागर की तटरेखा से लगता था, और उसके पास क्या था कि समुद्र मार्ग था, इसलिए वो भारत से व्यापार कर लेता था। भूमध्य सागर से थोड़ा बहुत उसने अरबों से कांटेक्ट कर रखा था तो कर लेता, लेकिन पश्चिम में स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इनको वस्तुएं पहुंचने के लिए तो इटली होकर जानी पड़ेगी, और उस पर इटली लेता था बहुत ज़्यादा टैक्स। तो इसलिए इससे परेशान होकर के स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक थे, उन्होंने बोला क्यों ना हम नई खोज करें, और इन्हीं खोजों में पुर्तगाल का जो आया था वो वास्को डी गामा ही आया था। और इतना ही नहीं, स्पेन का जो दक्षिण अमेरिका में चला गया। तो इस तरीके से खोज गई। तो अरब एवं वेनिस के व्यापारियों, जो व्यापार है, व्यापारियों का भारत में प्रभाव को समाप्त करना था।
ठीक है। और दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्योंकि ये ईसाई और धर्म युद्धों में थोड़े पिछड़ गए थे, मामला ये हुआ था। इन्हीं उद्देश्यों के लिए पुर्तगाली भारत में आते हैं। और पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला कौन होता है पुर्तगालियों का? प्रथम गवर्नर होता है, इसको बोलते हैं प्रथम गवर्नर। और इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसने क्या की कि जो अरब सागर का वाला क्षेत्र है, हुआ क्या था कि पुर्तगालियों के पास नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। पुर्तगालियों के पास क्या था? नौसेना है, वो अरबों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली थी। तो नौसेना ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए पुर्तगालियों ने आसानी से अरब सागर में अरबों की सेनाओं को पराजित करके अरब सागर पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। और जैसे ही अरब सागर पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, ये ब्लू वाटर पॉलिसी पर इन्होंने क्या किया, अपना ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इसने बोला कि अरब सागर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और इसी की वजह से समुद्र में, अगर समुद्र क्षेत्र की बात करें हम, समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण हो गया था। और ध्यान रखना, व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ से हो गया? समुद्र से ही होगा। तो समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण है वो स्थापित हो गया। तो पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी। और ये ध्यान रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, ये प्रीलिम्स का सवाल है। और इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि जो समुद्र है उस पर पुर्तगाली सुपरमेसी को स्थापित करना है। और पुर्तगाली सुपरमेसी को अगर स्थापित करना है तो इनको अरबों से युद्ध करना होगा। और अरबों से इन्होंने युद्ध भी किए। इनकी जो नेवी थी, जो नौसेना थी, वो अरबों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली थी। इनके जहाज अच्छे थे अरबों की तुलना में। और इसी की वजह से इन्होंने क्या, अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद इसका दूसरा जो गवर्नर आता है वो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं 1509 में। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कई बार वास्तविक वायसराय बोलते हैं। वास्तविक वायसराय इस सेंस में कहते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसको कई बार क्या बोलते हैं, अगर पूछे आपसे कि पुर्तगालियों का वास्तविक जो अगर हम बोले वायसराय तो कौन था, तो वास्तविक वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और प्रथम गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम थे। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये वास्तविक वायसराय थे। ठीक है। अब इसको वास्तविक वायसराय क्यों बोला गया, इसका भी रीजन था क्योंकि इसने फ्रांसीसी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बदलाव किए। इसने फ्रांसीसी जो साम्राज्य, सॉरी गलत बोला, पुर्तगाली जो साम्राज्य थे, इसने क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती दी। कैसे दी? एक तो उन्होंने काम किया साम्राज्य विस्तार का। एक तो इसने कौन सा काम किया? साम्राज्य विस्तार का काम किया। और साम्राज्य विस्तार का काम क्या किया इसने? पहला तो क्या काम किया साम्राज्य विस्तार में? 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। गोवा पहले बीजापुर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बीजापुर के सुल्तान थे, वहां पर शासन करते थे। तो बीजापुर के सुल्तान से 1510 में क्या छीन लिया? गोवा। और ध्यान रखना, यहीं से सबसे पहले पुर्तगालियों का जो गोवा है, गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का शासन हुआ। और इसके बाद ये कब तक रहा? 1962 तक। 1962 में जाकर के हमने गोवा को आज़ाद करवाया था। तो लगभग 400-450 साल गोवा पर पुर्तगालियों का साम्राज्य था। ठीक है ना। तो गोवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। गोवा सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो पहला साम्राज्य विस्तार किया इसने कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना। दूसरा अगर हम इसको देखें, ये हो गया, इसको ये डाल देते, इसको भी डाल दें। दूसरा क्या है कि दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर इनका नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जो अपना दक्षिण पश्चिमी तट है भारत का, ये अरब सागर वाला, इस पर एक छत्र अपना अगर हम बात करें, एक छत्र अपना नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये इसने एक महत्वपूर्ण काम किया।
इसलिए इसने साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य का विस्तार किया। और उसी के समय इनका जो पश्चिम का जो एरिया है, अरब सागर वाला एरिया, और इस पश्चिम का एरिया में नहीं, अरब सागर के एरिया से लेकर के हम बात कर सकते हैं ईरान वाले तट के क्षेत्र, अफ्रीकन तट वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। तो इसीलिए इसको वास्तविक साम्राज्य के रूप में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, इसने सती प्रथा को भी प्रतिबंध किया। एक सामाजिक कार्य और किया था, और सामाजिक कार्य क्या था इसका, अगर हम देखें तो सामाजिक कार्य ये था कि इसने सती प्रथा को, अगर आपसे पूछा सती प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने किया, तो सती प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंध पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। तो उसने क्या किया, सती प्रथा थी उसको प्रतिबंध किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो। ये इनका महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसके बाद इनके 2-4 और उत्तराधिकारी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। इससे धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होने लग जाता है। तो आखिरकार क्या कारण थे कि जो पुर्तगाली साम्राज्य भारत में सबसे पहले आया था, पुर्तगाली कंपनी जो भारत में सबसे पहले आ गई थी, उनका पतन आसानी से क्यों हो गया? तो इनके कारण देख लेते हैं एक बार कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। पतन के कारण एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये था कि कमजोर उत्तराधिकारी। यानी कि जो अल्बुकर्क के बाद जो उतने भी उनके उत्तराधिकारी आए थे वो कमजोर थे, और इसका फायदा क्या हुआ, अंग्रेजों को, अन्य जो कंपनी आई थी उनको फायदा हुआ। तो इनके कमजोर उत्तराधिकारी थे, पहली बात तो। दूसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था इनका। इनकी जो कंपनी थी उसमें जो कर्मचारी काम करते थे वो भ्रष्टाचारी थे, और इसी की वजह से शासन में कमजोरी आ गई। एक और कारण था इसमें कि इनकी जो नीति थी, वो पहली नीति ये थी कि धर्म परिवर्तन करवाया इन्होंने, और इस धर्म परिवर्तन की नीति से भारत में इनके शत्रु ज्यादा पैदा हुए। धर्म परिवर्तन करवाया, बाध्यकारी रूप से धर्म परिवर्तन करवाया, तो इससे इनके शत्रु ज्यादा पैदा हो गए। चौथा कारण देखें कंपनी की प्रकृति। कंपनी किस टाइप की थी? इनकी कंपनी क्या थी, गवर्नमेंट टाइप में थी, मतलब गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा था। तो इसलिए गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की वजह से इनको स्वायत्तता ज़्यादा नहीं थी, तो विभिन्न प्रकार के डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। तो अन्य जो शक्तियाँ थी, यूरोपीय शक्तियाँ और आई, उनसे युद्ध करने में इनको दिक्कतें आ रही थी। तो इसलिए भी ये ज़्यादा दिन तक अपना साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं कर पाए। गवर्नमेंट बताया था यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, हाँ वो पता है, इनको डचों से प्रतिस्पर्धा मिली और डचों ने इनको पराजित भी किया कई युद्धों में। डच आए तो डच आए, उनसे इनको प्रतिस्पर्धा मिली इसकी वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कारण था ब्राजील की खोज। वह क्या था कि इनको भारत में व्यापार करने में तो आ रही थी दिक्कत, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था। फिर भारत की जो नीतियाँ हैं उनमें ये थोड़ा सा अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे। इसी समय इन्होंने ब्राज़ील की खोज कर ली। तो ब्राज़ील की खोज करने की वजह से पुर्तगालियों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी वो सारी चीज़ें ब्राज़ील से मिल गई उनको। तो उनको ब्राज़ील से मिल गई तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान ब्राज़ील पे दे दिया, और जब ज़्यादा ध्यान इन्होंने ब्राज़ील पे दे दिया तो फिर भारत में इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। एक और कारण था, क्या था कि स्पेन में विलय। वह क्या था कि जो पुर्तगाल यूरोप में जो राष्ट्र था, इसका 1508 में इसको स्पेन में विलय कर दिया गया था। तो स्पेन के अधीन हो गए थे खुद। जब ये खुद स्पेन के अधीन है तो फिर अपने जो उपनिवेश है उनको बचाना इसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गया, और इसी की वजह से भारत में जो एक कंपनी आई थी उसको ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि स्पेन का शासक अपने हिसाब से चीज़ें चलाएगा और स्पेन के अधीन हो गई है। तो स्पेन के साथ इनका मर्जिंग होना जो 1508 में हुआ था, उसकी वजह से भी इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। लेकिन पुर्तगालियों का भारत के ऊपर बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले भारत की खोज इन्होंने की, और भारत का पश्चिम के साथ जो व्यापार है उनको इन्होंने मजबूती की। तो पुर्तगालियों का महत्व देख लेते हैं इनका एक बार। तो यदि हम पुर्तगालियों का महत्व देखें तो सबसे पहला महत्व है कि इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। यानी कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। तो पहली बार भारत में एक नया धर्म है वो आया। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पश्चिमी तट पर इन्होंने स्कूल और कॉलेज खोले। यानी कि जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां शिक्षा क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां, देखो इनमें ईसाई मिशनरियों की बात करें तो इनमें स्वार्थ तो ईसाई मिशनरियों का था। स्वार्थ ये था इनका
कि भारत के लोगों के विचारों को बदल करके उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए। इसलिए ईसाई मिशनरियों के द्वारा पश्चिमी तट पर, जहां पर पुर्तगालियों का शासन था, पश्चिमी तट पर स्कूल एवं कॉलेज खोले तथा ध्यान रखना इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं देकर कौन सी भाषा में दी? स्थानीय भाषा में। ठीक है, ये होगा ईसाई मिशनरियों के द्वारा इनको शिक्षा का विकास किया। तो पुर्तगालियों ने भारत में शिक्षा की चीजें उसको आगे बढ़ाया। तीसरा अगर मैं कारण देखूं तो इतिहास में संस्कृति पर इन्होंने शोध किया। क्या किया था? इतिहास एवं जो भारतीय संस्कृति थी पर इन्होंने शोध किया। अगर मैं एग्जाम्पल देखूं आपको कि क्या किया, तो फादर हैरस थे एक, फादर हैरस ने सिंधु घाटी सभ्यता के गहन अध्ययन किया। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बहुत लेट हुई थी, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं पर एक करने लग गए थे। तो फादर हैरस आए थे, उसने सिंधु घाटी सभ्यता पर गहन खोज किया, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उन्होंने शोध करना चालू किया। चौथा इनका अगर योगदान हम देखें तो प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ये बात ध्यान रखना, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा। तो एक इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई थी, और इसी की वजह से क्या हुआ, जो बाइबल थी इनकी, बाइबल का कन्नड़ एवं मलयालम में इन्होंने क्या किया, मलयालम भाषा में अनुवाद किया। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इनका। अगर पांचवा योगदान देखें तो गौथिक कला, एक स्थापित कला की एक नई कला आई थी, गौथिक कला, जिसको हम कल्चर में पढ़ेंगे। गौथिक वास्तुकला को बढ़ावा दिया, एक नई स्थापित कला की सिलाई, गौथिक वास्तुकला। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका योगदान अगर एक और देखें तो नई फसलें लाए कई है, नई फसलों एवं सब्जियों का विकास किया। जैसे अगर हम बात करें तो तंबाकू को यही लेके आए थे, आलू को भी यही लेके आए थे, भिंडी की बात करें तो पुर्तगाली लाए, मिर्ची की बात करें तो पुर्तगाली लाए, अनानास की बात करें तो पुर्तगाली लाए, मूंगफली। तो इनका आपको ध्यान रखना। अगर आपसे सवाल आ जाए कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में योगदान बताइए, तो आपको योगदान बता सकते हैं, या क्वेश्चन आ जाए पुर्तगालियों का पतन भारत में क्यों हुआ, उसके कारण आपके स्पष्ट समझ में आ गए, और पुर्तगालियों ने भारत की खोज क्यों की, उसके भी आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप समझ के करोगे तो आप आसानी से भूलोगे नहीं। और देखो फैक्ट सारे आएंगे कि पुर्तगालियों ने प्रेस लाए, पुर्तगाली गौथिक कला को विकसित किया, ये फैक्ट तो है। पुर्तगालियों ने शिक्षा भी फोकस किया, पुर्तगालियों ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो काफ़ी अच्छे काम भी इन्होंने किया। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर की जो कंपनी आती है वो है डच। तो सबसे पहले भारत में अगर कोई ब्रिटिश मतलब यूरोपीय कंपनी आती है, उसमें पहली होती है पुर्तगाली और दूसरी होती है डच। और डच कंपनी आती है तो 1592 में आती है भारत में, और इसको बोला जाता है ईस्ट इंडीज कंपनी। और कार्नेलियम हार्टमैन भारत आने वाले प्रथम डच थे। ये भी एक बात ध्यान रखना, कई बार जो स्टेट पीसीएस होती है या कई बार यूपीएससी भी कई बार स्टेटमेंट दे देती है, तो कार्नेलियम हार्टमैन, पहला जो पुर्तगाल था वो तो वास्को डी गामा था, लेकिन पहला डच था वो कौन था, कार्नेलियम हार्टमैन। और कार्नेलियम हार्टमैन सबसे पहले आया, क्या नाम था इसका, नाम लिख देता हूँ मैं, कार्नेलियम हार्टमैन। ये भारत में आने वाला प्रथम डच था। तो इसलिए भारत आने वाला प्रथम डच था हार्टमैन, और हमको लेकर भारत आने वाला प्रथम डच था। ठीक है ना, तो इसने किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डचों ने अपनी सारी जो अपनी कंपनियां स्थापित करी, सारे जो व्यापारिक केंद्र थे इनके पूर्वी तट पे थे, पूर्वी तट पर इनके व्यापारिक केंद्र थे। और उनका नाम आप देख सकते हो पूर्वी तट पे कौन कौन से, नागपट्टनम आपको पता है तमिलनाडु में, इसके बाद मछलीपट्टनम, जितने भी पट्टनम है सब इन्हीं के, ये भी आपको पता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद चिंसुरा, ये बंगाल में, ये सारे, और मालाबार माहे,
माया आपको पता है किस में आता है, पुडुचेरी में आता है और मालाबार तट पर है। ये थोड़ा पश्चिमी तट पर आ गया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अपने कंपनी स्थापित करी। यानी कि व्यापारिक सेंट्रल ज़्यादातर इनका यूरोप व्यापारिक केंद्र है जो पूर्वी तटों पर रहे थे, इसलिए इन्होंने ज़्यादातर व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ किया। किसके साथ, इंडोनेशिया जो देश है उसके साथ इन्होंने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को स्थापित किया। ठीक है, तो इसके बाद हो गए डच, और डच के बाद एक और कंपनी आती है उसको बोलते हैं डेनिस। तो ध्यान रखना, सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना, आपसे कई बार पूछ लेते सीक्वेंस कि सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, डच के बाद डेनिस, और डेनिस के बाद आएंगे फिर अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आएंगे फिर फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे लास्ट में आती है, सबसे पहले डेनिस आते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो इसी संदर्भ में अभी हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अंग्रेजों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।